चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलो देखो, जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया देन चलो देखो, हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। मतलब दुनिया की सारी इनकम इन 5 हेड्स में आती हैं। कोई भी इनकम ले लो, इन 5 हेड्स में ही आएंगी। पहली हेड का इनकम का नाम है, ये मिस्टर ए। ये क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। तो जॉब से होने वाली जो सैलरी इनको मिलती है मंथली, वो टैक्स कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। मतलब जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये है मिस्टर बी। इनके पास 2-4 घर हैं, 2 या 3 घर हैं इनके पास। तो ये घर को रेंट पे देते हैं। रेंट से होने वाली इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। ये मिस्टर सी, ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं और प्रोफेशन कर रहे हैं। तो इनकी इनकम कहाँ टैक्स होगी? पीजीबीपी में। आज हम बात करने वाले मिस्टर डी की। डी के पास कुछ कैपिटल्स हैं। सर कैपिटल क्या होती है, वही तुमको सिखाना है मुझे आज, कि किस कैपिटल की बात करी गई है। अगर मिस्टर डी के पास कोई कैपिटल है और वो कैपिटल क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है। सेल करते वक्त जो होने वाली इनकम है ना, वो टैक्स कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट नंबर मिस्टर डी वाला। मिस्टर डी के कुछ कैपिटल्स हैं, उस कैपिटल को बेचता है, उससे होने वाली इनकम कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। ठीक है। अब मिस्टर ई है, ना तो इनके पास जॉब है, ना तो इनके पास हाउस है, ना तो इनके पास बिजनेस है, ना तो इनके पास कैपिटल्स है, बट इनको भी इनकम हो रही है। जो इनकम इन 4 हेड में आ गई है, और बाकी जो इनकम बच गई है वो कहां जाएंगी? वो जाएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब पूरे इंडिया में, यानी पूरे वर्ल्ड में जो भी इनकम होगी वो इन 5 में टैक्स होगी। 4 तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये चारों अलग अलग से दी हुई है। बाकी जो इनकम बच गई कहां जाएंगी? अदर सोर्स में जाएंगी। तो कौन कौन सी इनकम? जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बोनस रिसीव, ठीक है, लॉटरी, मैंने कोई गैमलिंग किया, गैमलिंग से होने वाला पैसा कहां टैक्स होगा? अदर सोर्स में। तो बस ये 5 हेड समझ लिए ना, तो पूरी दुनिया की इनकम का टैक्स हम लोग निकाल सकते हैं इन 5 हेड से। सैलरी मैंने आपको पढ़ा दिया, हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दिया, पीजी भी मैंने आपको सिखा दिया था, याद है ना? इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज मैं आपको नहीं सिखाने वाला इसके ऊपर। ठीक है। कैपिटल का पूरा पढ़ाऊंगा और इसके एमसीक्यूज भी सिखाऊंगा। अगर एंड में टाइम मिला तो मैं पीजीवीपी के एमसीक्यूज ले लूंगा। ठीक है। फिर मैं अदर सोर्स भी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं इसके ऊपर। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, क्या बोलेगा? गैमलिंग में कितना टैक्स होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, 30% होता है। ठीक है। चलो, क्या है बताओ डाउट? प्रीति क्या डाउट है आपको? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम, प्लीज आधा घंटा फोकस करना मेरी बात का, प्लीज। अगर आधा घंटा फोकस नहीं किया, पूरा दिमाग से निकल जाएगा। हाँ वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। आज मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यार लैपटॉप मेरे पास रहेगा। ठीक है। चलो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होती है सुनो। एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट shall be taxable in the heads of capital। मैं लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, कैपिटल गेन। ठीक है। क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 45, ये डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोल रहा है? आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको गेन हुआ है, किससे हुआ है?
अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, यानी आपने कोई कैपिटल एसेट किसी को ट्रांसफर की है, मतलब सेल की है, उससे होने वाला प्रॉफिट और गेन कहां टैक्स होगा? टैक्स होगा इन द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ूं, क्या बोला उसने? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, उससे होने वाला प्रॉफिट और गेन कहां टैक्स होगा? इन द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अब हमें कैपिटल गेन क्या होता है वो सीखना है। सबसे पहले हमें सीखना है कैपिटल गेन क्या होता है, सॉरी कैपिटल क्या होता है। उसके बाद कैपिटल एसेट क्या होता है, उसके बाद हमें सीखना है ट्रांसफर क्या होता है, थर्ड सीखना है प्रीवियस ईयर। मतलब अगर ये तीन चीजें होंगी तो ही कहां टैक्स होगा? कैपिटल गेन में टैक्स होगा। तो कैसे? पहली चीज वो क्या होनी चाहिए, ये कंडीशंस हैं। ये क्या है? तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन क्या है? अगर आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स करना है तो तीन कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन, वो एसेट कैपिटल एसेट होनी चाहिए। हाँ सर है कैपिटल एसेट, ओके। वो एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, ये नहीं अपने पास रख ली। मान लो एग्जाम्पल, ये कैल्सी मैंने 500 का लिया और मैंने खुद को बेच लिया, नहीं चलेगा, ये किसी और को बेचना है, ठीक है ना? तो ट्रांसफर होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। और प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। हमारा प्रीवियस क्या है? 20 और 21। समझ में आया? ये तीन कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैपिटल एसेट क्या होती है, ठीक है? ध्यान समझना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। देखो न्यू टॉपिक है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, प्लीज ध्यान से पढ़ना, ऐसा दोबारा मैं कभी पढ़ाने वाला नहीं हूं। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पूछा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। सुनो क्या लिखा है, कैपिटल एसेट इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड्स। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड्स, वेदर, पहले मैं लिख लूंगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा, वेदर फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग और इमूवेबल और सॉरी मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब सोचो क्या क्या आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट। अब मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या है? बोला कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है। कैपिटल एसेट में आता है इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो फिक्स्ड हो। सब फिक्स मतलब लैंड, बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स होती है ना, वो एक ही जगह पे रहती है। या फिर क्या हो? सर्कुलेटिंग हो, जैसे डायमंड, डायमंड या लाइक हीरे मोती, जो हम लोग बेचते हैं, क्या होते हैं? चलते फिरते रहते हैं ना इधर से उधर, ठीक है। और मूवेबल, जो चीज, अरे मान लो एग्जाम्पल, जैसे कि मूवेबल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। और इमूवेबल मतलब एक ही जगह रहना, इमूवेबल मतलब एक ही जगह रहना, ठीक है। फिर वो एसेट चाहे टेंजिबल हो, टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं हम लोग, इसको फील कर सकते हैं। सॉरी कैमरा हिल रहा है, कॉल आया था इसलिए। फिर या फिर क्या हो? इनटेंजिबल, जो हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल। टेंजिबल का प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर। समझ में आया कि नहीं आया? कहने मतलब क्या है, ये बात जो सब बातें कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एसेट की। बोल रहा है प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऐसे लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो अनमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। मतलब कहने मतलब है इस डेफिनेशन सब कुछ आ गया। समझ में आया? अगर मान लो कि मेरा फ्लैट, मैं फ्लैट बेच रहा हूं, तो कहां टैक्स होगा? कैपिटल गेन। क्यों? फ्लैट मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है ना।
और फ्लैट मेरा क्या है, फिक्स्ड है, एक ही जगह पे है। अब मैं क्या बेच रहा हूं, मैं अपनी सोने की वॉच बेच रहा हूं, सॉरी सोने की नहीं, डायमंड की। ये वॉच डायमंड की है, इसको बेच रहा हूं। तो ये क्या है, इसको उतार के मैं आपको दूंगा ना, तो ये क्या हो रही है, ये हो रही सर्कुलेटिंग, मतलब मूवेबल हो रही है एक जगह से दूसरे प्लेस में। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो उसको बोलते हैं कैपिटल असर। आपको सिर्फ इजी बोल दूं, सब कुछ जो भी असर होती है सब क्या होती है, कैपिटल असर होती है, ठीक है, याद रखना। चलो अब मैं पढ़ रहा हूं एक्सेप्शन, पीछे पढ़ता हूं आगे। अब मैं पढ़ रहा हूं एक्सेप्शन, मतलब ये इनको कैपिटल असेट नहीं माना गया है। लिख दूं, नॉट अ कैपिटल असेट, ये कैपिटल असेट नहीं है। अगर आपको मालूम पड़ जाए ये कैपिटल असेट नहीं है, तो बाकी सब क्या होंगी, कैपिटल असेट होंगी। तो पहली क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, इसको कैपिटल असेट नहीं माना गया। क्यों, सुनो मेरी बात क्या है। मान लो कि एक ज्वेलरी का शॉप है मेरा, ठीक है। ज्वेलरी में क्या होते हैं, हार होते हैं, हार ना सोने के हार, डायमंड के हार होते हैं। बताओ, हार उसके लिए क्या है, वो ज्वेलरी वो उसने अपने लिए रखी नहीं है, वो उसको बेचता है, उसका बिजनेस है। और इसको बोलते हैं स्टॉक। ज्वेलरी बिजनेसमैन के लिए क्या हो गई, स्टॉक हो गई। तो इसको कैपिटल नहीं माना गया। लेकिन अगर हमारी मम्मी की जो ज्वेलरी है उसको हम बेचेंगे तो क्या हो जाएगी, कैपिटल असर। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के लिए नहीं है। ज्वेलर काम क्या है, ज्वेलर काम है ज्वेलरी बेचना, वो उसका बिजनेस है ना। अब बिल्डर है एक, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर 50 फ्लैट बनाता है, ये जो फ्लैट है, तो बिल्डर के लिए फ्लैट क्या हो जाएंगे, स्टॉकिंग ट्रेड। क्यों, क्योंकि उसका धंधा है भाई, घर बना के बेचना। तो इसको कैपिटल नहीं माना गया है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कोई चीज बिजनेस के लिए यूज की है तो उसको बोलते हैं स्टॉकिंग ट्रेड, मतलब वो स्टॉक व्यापार के लिए यूज हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए नहीं हो रहा है, व्यापार के लिए यूज हो रहा है, इसलिए उसको कैपिटल असेट नहीं माना गया। ठीक है, इसको एक्सक्लूड किया गया कैपिटल असेट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको अच्छे से? आगे बढ़ू, स्टॉकिंग ट्रेड क्या होता है, स्टॉकिंग ट्रेड क्या होता है, स्टॉकिंग ट्रेड वो होता है जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। बिजनेस मान लो एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी प्लॉट है, मेरे पास क्या है, मैंने प्लॉट बेच रहा हूं, मैं प्लॉट मेरे लिए क्या बिजनेस है। लेकिन अगर मेरे पास एक ही प्लॉट है, खुद के नाम में प्लॉट है मेरा, उसको बेचूंगा तो क्या बन जाएगा, वो कैपिटल असेट। सिंपल सा रटना नहीं है, जो चीज आपके बिजनेस है उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, जो चीज आपका बिजनेस नहीं है तो क्या हो गया, कैपिटल असेट। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर कोई भी एसेट अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई एसेट आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल असेट। तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल असेट में। इसका भी टैक्स होगा, बट कहां होगा, पीजीबीपी में, मतलब स्टॉक इन ट्रेड से जो आपने माल बेचा है ना, उसका टैक्स कहां होगा, पीजीबीपी में, क्योंकि वो आपका बिजनेस है ना। और बिजनेस का टैक्स कहां होता है, पीजीबीपी में होता है। आगे बढ़े, किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ू ना, तो देखो सेकंड है पर्सनल अफेक्ट। ठीक है, पर्सनल अफेक्ट किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोला, अगर कोई चीज आपकी पर्सनल है, मतलब आप खुद के लिए यूज करते हो, अगर उसको बेच रहे हो तो वो कैपिटल असेट नहीं माना गया। एग्जाम्पल, मेरा ये ब्लूटूथ मैं अपने पर्सनल यूज करता हूं ना, अगर मैं इसको किसी को बेचूंगा, मैं ओलेक्स से बेचूं या किसी और को बेचूं, तो ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अफेक्ट है। मेरी वॉच, ये मेरा क्या है, पर्सनल अफेक्ट है। मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा क्या है, पर्सनल अफेक्ट है। मतलब जो हम खुद के लिए यूज करते हैं उसको अगर बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बट इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर आपके पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी पहनते हैं ना मम्मी लोग,
अगर मम्मी अपनी ज्वेलरी बेचेंगी तो टैक्स होगा। या फिर आपके पास क्या हो, ड्राइंग्स, मुझे ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक है, मैं एम एफ हुसैन हूं, मैं क्या हूं, एम एफ हुसैन क्या करता है, ड्राइंग बनाता है ना, वो उसका पर्सनल इफेक्ट है ना, उसका पर्सनल इंटेंशन, मतलब वो है ना बनाने, क्या बोलते हैं उसको, फैशन है उसका बनाना पेंटिंग, ठीक है। तो जो एम एफ से पेंटिंग बनाता है उसकी पेंटिंग बिकती है, करोड़ों रुपए में बिकती है, तो वो भी टैक्स होगी, कि ड्राइंग बहुत महंगी महंगी बिकती है, हम लोग को तो नहीं बन पड़ता है, हम लोग घोड़ा क्या घास क्या, बट जिनको ड्राइंग की नॉलेज होती है ना उनको पता होता है, इसलिए वो लोग करोड़ों में खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्वेलरी ड्राइंग, आई नो ये पर्सनल है, लेकिन इसको क्या माना गया है, कैपिटल असेट माना गया। फिर पेंटिंग, पेंटिंग और स्कल्पचर, सर स्कल्पचर क्या होते हैं, अरे मूर्ति, ऐसा हमारे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, गॉड की मूर्तियां होती है ना, पहले टाइम में क्या था, लोग ना महंगी महंगी मूर्ति खरीद लेते थे टैक्स बचाने के लिए, कि पहले टैक्स फ्री था ये, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, अरे ये मूर्तियां तो बहुत खरबों की, इनकी वैल्यू बहुत होती है, करोड़ों की वैल्यू होती है मूर्तियों की, हमारे गॉड्स की मूर्तियां हैं, ऐसी कोई मूर्ति जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी कैपिटल असेट माना गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मान लो कि उनके पास 10 करोड़ रुपए आ गए, अब उनको पता है ये 10 करोड़ टैक्स लगने वाला है, तो क्या करते हैं वो लोग भगवान की मूर्ति खरीद लेते हैं बड़ी बड़ी, अब बोल देते हैं हमने मूर्ति खरीद ली, तो उस पर टैक्स आता नहीं था, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने कोई मूर्ति खरीदी है या कोई पत्थर की चीज खरीदी है तो उस पर क्या होगा, टैक्स होगा, उसको क्या माना हमने, कैपिटल असेट माना है। फिर आर्चोलॉजिकल कलेक्शन, आर्चोलॉजिकल कलेक्शन, राइटिंग मत जाओ, मैं जो बोलो सुनो, याद है ना, पुराने एंशियंट टाइम में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पुराने टाइम में बहुत चीजें होती ना, सिक्के थे, वो क्या बोलते हैं उनको, पुराने सिक्के होते हैं, आज उनकी वैल्यू करोड़ों की होती है, ठीक है ना, मोहरे, मोहरे हो गई, या ऐसी कोई ऐसा कलेक्शन, आपके पास कोई मैप है, कोई ऐसा पुराना मैप है, बहुत चीजें होती है ना जो कलेक्ट करते हैं लोग, आपको ये म्यूजियम मिलती है, म्यूजियम में मिलती है, शिवाजी महाराज का तलवार होता है, ठीक है ना, शिवाजी महाराज जो पहना हुआ होता है, हार हार सब आपको कहाँ मिलेगा, म्यूजियम मिलेगा, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, अगर आपने वो बेचा है तो भी कहाँ टैक्स होगा, कैपिटल गेन में, ठीक है। तो याद रखना, ज्वेलरी आई नो पर्सनल इफेक्ट है, ड्राइंग भी क्या है, पर्सनल है, बट ये पांचों क्या माना गया है, कैपिटल एसेट माना गया है, अगर ये पांच चीजें बेचोगे तो टैक्सेबल है, लेकिन अब घड़ी बेचोगे, एयरफोन बेचोगे, आईफोन सॉरी मोबाइल फोन बेचोगे, लैपटॉप बेचोगे तो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि पर्सनल के लिए है, ये चीजें बहुत महंगी महंगी होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनको कैपिटल असेट बोला है। समझ में आया कि नहीं आ गया, चलो आगे बढ़े। तो पहला क्या था हमारा, स्टॉकिंग ट्रेड, वो उसको क्या नहीं माना गया, कैपिटल असेट नहीं नहीं माना गया। दूसरा, पर्सनल अफेक्ट भी नहीं माना गया है, कौन सा, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज क्या हो, मूव हो सके। अब बताओ, घर का फर्नीचर, घर का फर्नीचर पर्सनल है, हाँ पर्सनल है, तो फर्नीचर क्या मूव हो सकता है घर से बाहर, हाँ हो सकता है, तो कोई टैक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि घर का सोफा आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो ना, सोफा सोफा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, और इसको कब बेचोगे तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, हाउस, आपका हाउस, वो भी पर्सनल हो गया कि नहीं हो गया, आप अपने घर में रहते हो ना, वो पर्सनल हुआ कि नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूं आपके हाउस की, आप अपने हाउस में रहते हो ना, वो पर्सनल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ पर्सनल, लेकिन हाउस क्या है, हाउस फिक्स्ड है, एक ही जगह है, इसलिए हाउस से बेचोगे तो टैक्स होगा। इन्हें क्या बोला, कौन सा टैक्स फ्री है, जो क्या सके, मूवेबल हो सके, हाउस क्या है, अनमूवेबल। आई नो हमारा घर का खुद का पर्सनल है, हम घर को यूज करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन टैक्सेबल है, क्यों टैक्सेबल है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से, तो इतना ध्यान रखना, पर्सनल अफेक्ट कौन सा, जो मूवेबल हो सके, जैसे वॉच, आईफोन, लैपटॉप, सॉरी आईफोन नहीं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है, अपनी टी शर्ट, जैसे सलमान खान टी शर्ट पहनता है ना, उतार के फेंक देता है तो बिक जाती है वो लाखों में, तो आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़े, बस इन पांचों को छोड़ के। पहला क्या है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्चोलॉजिकल कलेक्शन। अगर ये चीजें हैं तो ये टैक्सेबल है। कहां टैक्सेबल है, कैपिटल गेन में। आई नो ये भी क्या है, ये भी पर्सनल है, बट इनको क्या माना गया, कैपिटल गेन माना गया है। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, अगर आपकी वॉच गोल्ड की है तो टैक्स नहीं होगा। लेकिन आपने वॉच में क्या लगा लिया, अगर आपने वॉच में डायमंड लगा लिया तो इसको पर्सनल नहीं माना जाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। आपका सोफा, अगर आपका सोफा वुड का बना है तो पर्सनल इफेक्ट है, टैक्स नहीं होगा। लेकिन आपने सोफे में क्या लगा दिया, अगर आपने सोफे में साइड में क्या लगा दिया, डायमंड लगा दिया। होता है ना, बहुत लोग शौकीन होते हैं, महाराजा लोग शौकीन होते हैं, सोफे साइड में डायमंड लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। कहने मतलब आप गोल्ड चल जाएगा, आपने गोल्ड का वो कुछ करवा दिया आपने, चल जाएगा। लेकिन आपने डायमंड लगाया है ना, आपकी वॉच में डायमंड है। जैसे नीता अंबानी, नीता अंबानी के फोन जो है किससे बना है, डायमंड से बना है। अगर नीता अंबानी फोन गोल्ड से बना होता तो ठीक था, तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आपने उस फोन में डायमंड लगा दिया। सर डायमंड क्यों टैक्स कर रहे हो, क्योंकि डायमंड की वैल्यू गोल्ड से बहुत ज्यादा होती है। तो लोगों ने यही किया, क्या किया, लोगों ने डायमंड लगा लिया, अपने सोफे में लगा लिया डायमंड। उनको मालूम था सोफा अगर बेचेंगे टैक्स नहीं होगा, अगर सोफे में डायमंड लगवा देंगे, कुर्सी में डायमंड लगा देंगे, तो उसको आराम से महंगे में बेच लेंगे, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर पर्सनल इफेक्ट में अगर आपने डायमंड ऐड कर दिया तो टैक्सेबल है। हाँ, अगर गोल्ड ऐड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मत बोलना सब मेरा सोफा 10 किलो गोल्ड से बनवाया मैंने ऐसा नहीं, मतलब जरा सा आपने गोल्ड लगा लिया शो ऑफ के लिए, ठीक है। डायमंड आपने एक भी लगा लिया ना तो टैक्सेबल है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने पहले आपको सिखाया, स्टॉक इन ट्रेड को हमने क्या नहीं माना, कैपिटल असेट नहीं माना। दूसरा हमने पर्सनल अफेट को क्या नहीं माना, कैपिटल असेट नहीं माना। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सक्लूड था, इनको छोड़ के। पहला, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्चोलॉजिकल कलेक्शन, ये 5 चीज छोड़ के बाकी अगर बच गए तो क्या है, सारे पर्सनल इफेक्ट है, वो टैक्स नहीं है। लेकिन ये 5 टैक्सेबल हैं। फिर थर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सी, जो आपके गांव में है, सॉरी हाँ जो आपके गांव में है, रूरल। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री है। किसके लिए, जो लैंड गांव में है, रूरल एरिया में है। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है तो टैक्सेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा टैक्स फ्री है, जो रूरल एरिया में है, मतलब खेड़ा गांव, खेड़ा जहां कच्चे मकान होते हैं उनको गांव बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो आपके रूरल एरिया में है ना तो टैक्स फ्री है। मतलब किसान, किसान अगर अपनी लैंड बेच रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। लेकिन अगर हम लोग बेचेंगे ना तो हम लोग क्या देंगे, टैक्स देंगे, क्योंकि हमने हमारे लिए क्या है, वो कैपिटल एसेट है। ठीक है। फिर 4, गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड मतलब शेयर्स, ठीक है, अगर आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं तो टैक्स फ्री है, मतलब कोई टैक्स नहीं है, उसको कैपिटल गेन नहीं माना गया। ठीक है, तो ये 4 चीजें ध्यान रखो बस। इन 4 के अलावा बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, कैपिटल असेट है। तो ये चारों को हम क्या नहीं मानते, कैपिटल असेट नहीं मानते। पहला स्टॉक इन ट्रेड, फिर पर्सनल अफेक्ट, पर्सनल अफेक्ट में ये 5 छोड़ के, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड कौन सी, रूरल वाली, फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड। ठीक है, बस खत्म। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल असेट क्या होता है, उसमें क्या नहीं आता, हमने वो आपको सिखा दिया। बाकी जो बच गए सब के सब क्या आते हैं, कैपिटल असेट में आते हैं। ठीक है, चलो अब सब रेडी हो जाओ, मैं कुछ लिख रहा हूं एग्जाम्पल, आप मुझे बताना कि ये कैपिटल असेट है कि नहीं है। चलो,
बताओ। अब सब लोग प्लीज वीडियो मत देखो, प्लीज अपने मैसेज में आ जाओ बॉक्स में और मुझे आंसर लिख के दो। सीजी मतलब यस या नो लिखना है, ठीक है? यस मतलब कैप्टागेन है, नो मतलब कैप्टागेन नहीं है। वॉच, बताओ, वॉच कैपिटल एसेट है कि नहीं है? यस या नो? ठीक है, ओके, वेरी गुड। सबके आंसर नो आए। हाउस प्रॉपर्टी, बताओ, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है कि नहीं है? ओके, ओके, दो के आंसर आए, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, सबके राइट आंसर आ रहे हैं। ओके, चलो। पेंटिंग ऑफ एम एफ हुसैन, पेंटिंग है, बताओ कैपिटल एसेट है कि नहीं है? अरे वाह, चलो। एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरिया, बताओ। एवरी, ये नो किसने बोला? एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया कैपिटल है कि नहीं है? ओके, ओके, यस, यस, वेरी गुड, ठीक है, यस। अगर मैं यह कर दूं रूरल एरिया तो क्या आएगा? नो, ठीक है। बट चलो एक मैं और लिखता हूं, बताओ। गुडविल, गुडविल कैपिटल सेट है कि नहीं है? गुडविल क्या होती है? एसेट होती है। और क्या लिखा था? यस, आई नो गुडविल, मैंने आपको डेप्रिसिएशन लिख के दिखाई थी। एसेट कोई भी हो, इनटेंजिबल भी हो या इंटेंजिबल भी हो, कोई भी एसेट हो, कहां टैक्स होगी? कैपिटल गेन में। वेरी गुड, सबके आंसर राइट है। बस एक लास्ट लिखता हूं, खत्म करता हूं। हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय बिल्डर, यस या नो? हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय बिल्डर, ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? शिंदे का यस आया, करण का यस आया, आरती का नहीं, मानसी का नहीं, आनंद का यस आया। मतलब आधे लोग के सही है, आधे लोग के रॉन्ग है। अरे बिल्डर, बिल्डर क्या बेच रहा है? घर बेच रहा है। बिल्डर के लिए घर क्या हो गया? बिल्डर के लिए घर क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड। तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, समझाया था मैंने। बिल्डर क्या करता है? वो घर बनाता है ना, घर रहने के लिए, और घर को बेचता है ना, तो बिल्डर के लिए क्या हो गया? स्टॉकिंग ट्रेड। और स्टॉकिंग ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। हाँ, अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा? तो हमने हमने घर बेचा तो क्या होगा? हमने घर बेचा तो क्या होगा? कैपिटल एसेट होगा। लेकिन बिल्डर बेचता है तो क्या होगा? कैपिटल एसेट नहीं होगा। क्यों? उसके लिए क्या होगा? वो स्टॉक इन ट्रेड। ज्वेलरी, मैंने ज्वेलरी बेची, बताओ कैपिटल एसेट है कि नहीं है? मैंने ज्वेलरी बेची नहीं है। ओके, एक आंसर आया सिर्फ अभी तक। ओके, इसमें भी यार यही हुआ, आधे लोग के नो, आधे लोग के यस। जो लोग यस बोल रहे हैं वो राइट है। अरे ज्वेलरी मैंने बोला था ना, ज्वेलरी एक्सक्लूड है पर्सनल में। ये क्या है? कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्टियोलॉजी कलेक्शन हो गया, ये सब क्या है? कैपिटल एसेट है। क्योंकि महंगे होते हैं ना, इनकी वैल्यू बहुत होती है मार्केट में। आपने इतना सा गोल्ड ले लिया आधा किलो, तो उसकी वैल्यू 80-90 लाख की होती है। तो टैक्स होता ही है। इसको क्या माना गया? कैपिटल एसेट माना गया है, ये टैक्सेबल है। अगर मैं लिखूं ज्वेलरी सोल्ड बाय ज्वेलर, बताओ, ज्वेलरी सोल्ड बाय ज्वेलर कैपिटल है कि नहीं है? नो, वेरी गुड। अब सबका सही आंसर आ रहा है, नो। क्योंकि ज्वेलर क्या हो जाएगा? ये स्टॉक इन ट्रेड। चलो,
अब मुझे लग रहा है कि आपको 90% समझ में आ गया कौन से कैपिटल एसेट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। गुड आंसर, सोनी का आंसर सही आया, बिजनेस से इसलिए स्टॉक इन ट्रेड माना गया है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, तो 90% चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बस ये और समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कैपिटल असेट दो प्रकार के होंगे, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा या तो वो लॉन्ग टर्म होगा। सर शॉर्ट टर्म मतलब अगर आपने शॉर्ट, एक सेकेंड, अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए असर रखा है, मतलब मैंने शेयर लिया, मैंने कल शेयर लिया और एक महीने अंदर बेच दिया, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। मैंने शेयर लिया था 2010 में, अब बात चल के आया 2021 में, तो मैंने लॉन्ग टर्म रोक के रखा है, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल दो प्रकार के होंगे, यानी कि गेन दो प्रकार गेन होगा, या तो गेन शॉर्ट टर्म होगा या तो गेन लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, तो अब सिखाता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म, मैं यहां लिख रहा हूं लॉन्ग टर्म। ठीक है, पहला सिक्योरिटी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स ऑफ यूटीआई या ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सब समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड है जीरो कूपन फंड, ये पहला है, ये दूसरे का पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है सर, सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी होती है शेयर्स। क्या होते हैं? शेयर्स। कौन से शेयर? जो शेयर लिस्टेड होते हैं। याद ना, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना सर, लिस्ट मतलब जिनके शेयर का भाव होता है, जो क्या होता है मार्केट में लिस्ट पे होता है। और लिस्ट कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएससी, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी। जो शेयर लिस्टेड है, कहां लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज में। अगर वो शेयर आपने लेस देन 12 मंथ में बेच दिए, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। अगर आपने मोर देन 12 मंथ किया तो लॉन्ग टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीनों के लिए क्या है? अगर इन तीनों को आपने 12 मंथ के अंदर बेच दिया, इन तीनों को आपने 12 मंथ के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म होगा। अगर इन तीनों को आपने 12 मंथ के बाद बेचा है तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। तो कौन कौन तीनों है? पहला है शेयर्स। शेयर्स कौन से? लिस्टेड शेयर। ठीक है, शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। सर यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के होते हैं यूनिट्स। ठीक है, बॉन्ड इनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यूनिट्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड। फिर एक और है म्यूचुअल, सॉरी, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर यूनिट्स ऑफ यूटीआई है या ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, अगर इसको आपने लेस देन 12 मंथ के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म है, मोर देन 12 में बेचा तो लॉन्ग टर्म है। फिर लास्ट है जीरो कूपन बॉन्ड। इस ये अगर आपने 12 मंथ के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान रखना। मेन आप ध्यान रखना पहला वाला, लिस्टेड इक्विटी शेयर। अगर आपने 12 मंथ के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म में, 12 मंथ के बाद दिया तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अब आते हैं आगे। सुनो, मेरा लेक्चर एक्सपायर हो रहा है, मैं जस्ट 5 मिनट में आता हूं, कहीं जाना मत प्लीज। लेक्चर एक्सपायर हो रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूं। ठीक है, कहीं मत जाना आप लोग प्लीज। चलो, कहां पे थे हम लोग? हाँ, हम लोग थे कि कौन से एसेट लॉन्ग टर्म होते हैं, कौन से एसेट शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, मतलब शेयर लिस्टेड है,
सिक्योरिटीज क्या होता है? शेयर। अगर शेयर लिस्टेड है, अगर आपने 12 मंथ के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ के बाद दिया तो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे टैक्स कम होता है, लॉन्ग टर्म पे टैक्स ज्यादा होता है, इसलिए उनको हमें कैलकुलेट करना होता है मन के हिसाब से। अगर आपने कोई यूनिट खरीदे हैं, किसके यूनिट खरीदे हैं आपने? यूटीआई के, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या ओरिएंटल म्यूचुअल फंड, अगर आपने ये दोनों परचेस किए हैं, अगर आपने उनको 1 साल के अंदर ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म गेन होगा। फिर जीरो कूपन बॉन्ड, सर ये क्या होते हैं? मैं पर्सनली मुझसे फोन करके पूछो, बता दूंगा मैं, क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस में आएगा नहीं, तो मत पूछो क्या होता है। ये क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेचती है जीरो कूपन बॉन्ड, लाइक जैसे कि कंपनी बोलती है कि 10 साल के लिए हमसे बॉन्ड खरीद लो, यानी हमारा शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपए का ना, हम आपको 80 रुपए में शेयर देंगे, लेकिन जो 20 रुपए आपको डिस्काउंट मिलना है ना, वो 10 साल के बाद देंगे हम आपको। उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, यानी बॉन्ड डिस्काउंट में दिए, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स होता है, 5 साल, 6 साल, 8 साल। ठीक है, अगर आपने उसको 12 मंथ के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ के बाद बेच दिया तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये चीजें शॉर्ट टर्म की ज्यादा होती हैं। अब आते हैं बी पार्ट पे। अगर आपके शेयर्स या सॉरी सिक्योरिटी अनलिस्टेड है, पहले क्या थी? लिस्टेड थी ना, अब क्या है? अनलिस्टेड है, मतलब ये शेयर लिस्टेड नहीं है, मतलब इनके इनकी इनकी ट्रेडिंग नहीं होती है, जिनकी ट्रेडिंग नहीं होती उनको बोलते हैं अनलिस्टेड। ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो? इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड या बिल्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, पहला सिक्योरिटी अनलिस्टेड हो, और आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो? इमूवेबल। ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे लैंड और बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग क्या होता है? फिक्स होते हैं ना, ये मूवेबल नहीं होते। अगर आपने इनको बेचा है, अगर आपने इनको लेस देन 24 मंथ, अगर आपने इनको 2 साल की, पहले क्या था? 1 साल था, यहाँ पे 2 साल हो गए, अगर आपने 2 साल के अंदर बेचा तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म गेन। अगर आपने 2 साल के बाद बेचा तो क्या होगा? मोर देन 24 मंथ, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म गेन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या था? अगर लिस्टेड शेयर है तो उसके लिए कितना मंथ है? 1 साल। अगर शेयर अनलिस्टेड है तो 2 साल। या फिर क्या हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग, तो उनके कितना है? 2 साल। मैंने इसको मंथ में लिखा है ताकि आपको समझने में इजी हो। अगर ये 12 मंथ के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, ये 24 मंथ के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये तीनों के लिए 12 मंथ और इनके लिए 24 मंथ। और बाकी जो अदर बच गए हैं, बाकी जो अदर कैपिटल एसेट बच गए हैं, उनके लिए कितना है? 36 मंथ। अगर 36 मंथ से पहले बेचा है तो शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म है। सर जैसे कि गुडविल, अब मुझे बताओ गुडविल कहीं है यहाँ पे? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। गुडविल इन दोनों में है क्या? नहीं है, तो कहां आएगी गुडविल? अदर कैपिटल एसेट में आएगी। तो गुडविल क्या होगा? गुडविल के लिए होगा 36 मंथ। ठीक है, बताओ ज्वेलरी, ज्वेलरी लिए क्या होगा? 36 मंथ। लेकिन अगर आपने हाउस बेचा है तो हाउस कहां होगा? 24 मंथ। हाउस मतलब बिल्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने क्या बेचा? पेंटिंग बेचा, तो क्या होगा? अगर आपने पेंटिंग 3 साल के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। 36 मतलब 3 साल, 24 मतलब 2 साल, और 12 मतलब 1 साल। समझ में आ गया? एक बार ध्यान से देख लो। अब मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल लेने वाला हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिख रहा हो अच्छे से, वरना मैं आपको बुक से पढ़ा दूं एक बार, बुक से शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ राइटिंग में? क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। इनका हमें क्या देखना होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होता है। अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म।
सर ये एसटीसीए क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है जो कि क्या है, लिस्टेड है, कहां पर लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इनके लिए 12 मंथ है। अगर आपके पास यूनिट्स है, किसके यूनिट्स है? यूटीआई के, या आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या 12 मंथ है। अगर आपका जीरो के ऊपर बॉन्ड है तो उनके लिए 12 मंथ है, तो इन तीनों में 12 मंथ है। अगर आपके पास शेयर्स है, अनलिस्टेड है, तो 24 मंथ है। अगर आपके पास कोई लैंड बिल्डिंग है जो क्या है, इमूवेबल है, मतलब कोई भी आपके पास चीज है जो इमूवेबल है, तो कहां आएगी वो? 24 मंथ। जैसे एग्रीकल्चर लैंड वो इमूवेबल है, लेकिन रूरल लैंड टैक्स फ्री है, लेकिन अर्बन लैंड तो टैक्सेबल है ना। अगर आपके पास लैंड है कोई जो कहां पे अर्बन में है तो टैक्सेबल है, पर उनका क्या होल्डिंग होगा? 24 लेस देन होगा तो शॉर्ट टर्म, 24 होगा तो मोर देन तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, बाकी जो बच गई, जो इनमें इनमें जो नहीं है, तो बाकी कहां जाएंगी? अदर असेट में आ जाएंगी, तो उनके लिए 36 मंथ। जैसे ज्वेलरी, गुडविल, पेंटिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी असेट है क्योंकि वो मूवेबल है ना, यहाँ पे मूवेबल था प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और क्या आता है मूवेबल में, ठीक है, उनके लिए क्या है 36 मंथ है। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, आपको सबको दिख रहा है ना अच्छे से? आपको सबको दिख रहा है अच्छे से? आगे बढ़ू कि मैं लिख के दिखाऊं? अगर आपको दिख रहा है तो सही है, अगर नहीं दिख रहा तो लिख के बताऊं? चलो मैं लिख के बता देता हूं, लिख के इजी रहेगा। चलो ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, मैं लिख के जाता हूँ। ठीक है, देखो, चलो देखो, ये शेयर्स हैं और शेयर्स मेरे क्या है, लिस्टेड हैं। मैंने इसको होल्ड कर रखा है, मैंने इसको बेचा है मोर देन 30 मंथ, मैंने इसको 13 मंथ के बाद बेचा है। बताओ ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? अगर लॉन्ग टर्म है तो एलटी लिखो, शॉर्ट टर्म है तो एसटी लिखो। ये मेरे शेयर लिस्टेड हैं। ओके ओके, अगर मैं इस बस समझिए, वेरी गुड, अगर मैं इसको 11 मंथ में बेच देता तो फिर क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म। मेरे पास शेयर्स हैं लेकिन ये क्या है, अनलिस्टेड है, और मैंने इसको बेचा 18 मंथ में। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म क्यों? अनलिस्टेड को क्या है, मैक्सिमम 2 साल, मतलब 24 मंथ। अगर अनलिस्टेड शेयर है और मैंने 2 साल के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। मैंने ये शेयर बेचा है 26 मंथ में बेचा है, बताओ क्या होगा? मैंने अनलिस्टेड शेयर 26 मंथ में बेचा है, तो क्या होगा? वेरी गुड, गणेश का आंसर आया, शिंदे का आया, गुड गुड गुड। चलो आई नो सबको आंसर आ रहा है, बट बहुत लोग बेचारे को हटना पड़ता है कमेंट के लिए, टाइम नहीं मिलता बहुत लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं डेवेंचर, अब सबके दिमाग खराब हो गए। डेवेंचर मैंने 20 मंथ के बाद बेचा, बताओ शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? अब जिनको नहीं पता है तो वो नो बोल दो। डिवेंचर क्या है, मैंने डिवेंचर को 20 मंथ के बाद बेचा है, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? मतलब किसी का आंसर नहीं आया, शॉर्ट टर्म। अंकित का आया शॉर्ट टर्म, गणेश का आया शॉर्ट टर्म, वाह वाह वाह। क्योंकि डिवेंचर कहाँ आएंगे, डिवेंचर आएंगे अदर असेट में, और अदर के लिए क्या है, 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। देखो मैं आपको लिख के दिखाया था अभी, पेपर में कहाँ फेंक देता हूँ। हाँ देखो, बताओ, हमने आपको कैटेगरी ए, ए में कोई डिवेंचर है क्या? नहीं है। बी में कोई डिवेंचर है क्या?
नहीं है, तो डिवेंचर कहां जाएगा? सी में जाएगा ना, अदर कैपिटल में जाएगा। उसके लिए क्या है? 36 मंथ है। अच्छा बॉन्ड कहां जाएंगे? बॉन्ड भी यही जाएंगे। अगर बॉन्ड मैंने 36 मंथ से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ के बाद है तो लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ डिवेंचर भी आएंगे, बॉन्ड भी आएंगे। मतलब आपको आइडिया हो गया ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि वो असेट कौन से हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, चलो तो हमने आपको सिखा दिया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो हमने आपको सिखा दिया कैपिटल असेट किसको बोलते हैं, और कैपिटल असेट कौन सी शॉर्ट टर्म होती है, कौन सी लॉन्ग टर्म होती है। याद है ना 3 कंडीशन? पहली कंडीशन क्या थी? वो कैपिटल असेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ट्रांसफर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्रांसफर। बस 3 पॉइंट है। ट्रांसफर पाने के बाद फिर हम आएंगे एमसीक्यूज पे बस। ठीक है, ट्रांसफर मींस क्या होता है? सेल, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है भाई, सेल होगा तभी तो आपका प्रॉफिट होगा ना, जब प्रॉफिट होगा तो टैक्स होगा। अब मैं बताने वाला हूं कि ट्रांसफर किसको बोला गया है। अगर आपने कोई सेल किया है तो उसको ट्रांसफर बोला गया है। अगर आपने एक्सचेंज किया है, सर एक्सचेंज मतलब उसको भी ट्रांसफर बोला गया है। सर एक्चुअली मतलब मैंने तुम्हें एक्टिवा 3G दी, तुमने मुझे एक्टिवा 4G दी। मतलब पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। मैंने तुमको सोना दिया, तुमने मुझे गाड़ी दी। मैंने तुमको थप्पड़ दिया, तुमने मुझे नहीं सॉरी मतलब एक्सचेंज करना। ठीक है, तो कुछ और बोलने वाला था। मतलब किसी चीज को किसी से बदलना। मैंने आपको अपना फोन दिया, तुमने मुझे क्या दिया? मतलब उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। कुछ ऐसा एक्सचेंज करो जिसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, कम भी चलेगा। वो तो आपकी हमारे पर अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं आपको अच्छा देता हूँ। कोई मान लो कि मेरे पास एक गैजेट है, बहुत पुराना गैजेट है वो, लेकिन मेरे यूज का नहीं है, लेकिन आपके बहुत काम का है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। तो मैंने आपसे डील कर लिया कि वो गैजेट आप ले लो और मुझे मोबाइल दे दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा मोबाइल चाहिए। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। सर एक्सचेंज में वैल्यू कैसे पता चलेगी? एक्सचेंज में वैल्यू मार्केट वैल्यू लेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस पर टैक्स लगा देंगे। सर समझा नहीं? मान लो कि आपका मोबाइल था, आपने कितने का लिया? 10,000 का लिया। उसके पास टीवी था, वो कितने का था? 8,000 का। ठीक है, तो आपने क्या लिया? आपने मोबाइल लिया, उसने क्या लिया? टीवी लिया। तो उसको 8,000 पे टैक्स देना है, आपको 10,000 पे टैक्स देना है। मतलब ए ने क्या लिया? मोबाइल लिया। बी ने क्या लिया? टीवी लिया। टीवी की वैल्यू कितनी? मार्केट वैल्यू 8,000 रुपए। तो बी वाले को 8,000 पे टैक्स देना है, ए वाले को 10,000 पे टैक्स देना है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज को भी क्या माना गया है? ट्रांसफर माना गया है। एक और पढ़ ले, री, मैं बोल नहीं पाऊंगा शायद इसको, री लिंक इक्विपमेंट। रीलिंक क्या बोलते हैं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। क्या बोलते हैं इसको? रीलिंक इक्विपमेंट। इसका मीनिंग पता है मेरे को। ठीक है, मीनिंग क्या देखो। चलो हमने आपको सिखा दिया, अगर आपने कोई सेल किया, हो सेल करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। तो पैसा आने से मालूम पड़ जाए कितने का बेचा है, टैक्स देना पड़ेगा। आपने एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज में कौन सा प्राइस लोगे? मार्केट वैल्यू लोगे। आपने क्या किया? रीलिंग इक्विपमेंट किया। रीलिंग इक्विपमेंट। सर ये क्या होता है? सुनो मेरी बात। मेरे पापा हैं, बहुत दानवीर हैं। वो क्या करते हैं? हर साल, हर साल आ, अनाथ लड़के को, जो अनाथ है, उसको घर देते हैं गिफ्ट में।
एक कोई लड़का है, बच्चा है जो अनाथ है, इसका कुछ नहीं, इसके पास बहुत मतलब गरीब, अनाथ तो गरीब लग लो, गरीब, पुअर, कोई पुअर फैमिली है, उनके पास घर नहीं था, तो मेरे पापा ने क्या दिया, घर दे दिया गिफ्ट में। तो इसको भी ट्रांसफर बोला गया है। तो जिसको घर मिला है वो क्या करेगा, टैक्स देगा। समझ में आया? ट्रस्ट, याद है ट्रस्ट में लोग क्या करते हैं, दान करते हैं ना। गर्लफ्रेंड को मैंने क्या दिया, गर्लफ्रेंड को मैंने आईफोन दिया, तो मैंने क्या किया, आईफोन का वैल्यू 5 लाख रुपए है, आई नो कि आईफोन पर्सनल इफेक्ट है, तो टैक्स नहीं होगा। चलो मैं आईफोन में क्या लगा देता हूं, मैंने आईफोन में लगा दिया डायमंड, मैंने आईफोन में डायमंड लगा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई अब, 10 लाख रुपए हो गई। अब तो टैक्स देना पड़ेगा ना। मैंने आपको बोला था अगर पर्सनल चीज में क्या लगा दोगे, डायमंड लगा दोगे, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, गिफ्ट किया, गर्लफ्रेंड बड़ी खुश हो गई, अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया। फिर इनकम टैक्स बोला भाई टैक्स देना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले तुम्हें डायमंड लगा हुआ तुम्हारे फोन में। समझ में आया? तो कौन सी वैल्यू टैक्स देंगे, जो उसका मार्केट वैल्यू होगा। ठीक है, सेकंड देखो, समझ में आया कि नहीं आगे अच्छे से आपको? रिग मतलब किसी कुछ देना फ्री में, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कुछ देना, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो टैक्स होगा। तो इसको भी क्या माना गया है, ट्रांसफर माना गया है। वरना अगर इसको ट्रांसफर नहीं मानते ना, तो मान लो कि मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, मैंने कितने कमाए, 10 करोड़ रुपए कमाए, तो मुझे पता है कि 30% टैक्स देना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट को। तो मैंने क्या किया, 10 करोड़ में से 10 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया और अपने भाई को गिफ्ट कर दिया। तो इसलिए टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट कि आपने गिफ्ट कर दिया, क्यों, कि आपकी इंटेंशन टैक्स सेव करने की थी। सर किसी ने और को टैक्स गिफ्ट किया तो जिसको जिसको घर मिला है वो टैक्स देगा। भाई फ्री में आपको इतनी महंगी चीज मिल रही है ना, तो टैक्स तो दोगे ही ना। आगे देखो, सेकंड, कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब कब्जा करना। कौन कब्जा कर रहा है, अंडर एनी लॉ। अब मान लो कि ताड़ी वाला के ऊपर से मेट्रो जा रही है, तो वो ताड़ी वाला है, ताड़ी वाला। अब इसकी ये क्या है, ताड़ी वाला का एरिया है। अब इसके ऊपर से मेट्रो जाएगी, तो बीच में जितने भी घर है ना, वो कौन एक्वायर कर लेगी, गवर्नमेंट। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट का मन आ गया कि ताड़ी वाला के ऊपर से रोड मेट्रो निकालनी है, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए लिखा हुआ है कंपलसरी है, वो आपकी लैंड को कंपलसरी एक्विजिशन कर लें। क्यों, संविधान ने, कानून ने उनको हक दिया है गवर्नमेंट को कि इस जगह कुछ भी आ जाए, मस्जिद भी आ जाए, मंदिर भी आ जाए, अगर कोई चीज ऐसी बन रही है जिससे पब्लिक का बेनिफिट हो रहा है, तो उस दौरान कोई भी बीच में आएगी तो उसको हटाना कंपलसरी है। ठीक है ना। मेट्रो ट्रेन बनने से पब्लिक का फायदा होगा, पब्लिक का टाइम बचेगा ना, इतनी आबादी बढ़ रही है। तो जिनके घर थे ना, उनके घर किसने एक्वायर्ड कर लिए, गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिए, जबरदस्ती एक्वायर्ड कर लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हम आपको घर ताड़ी वाला में नहीं देंगे, कहां देंगे, ढोले पाटिल में देंगे। वही सेम घर बना के, नए घर, हमने आपको नए घर बना के कहा दे दिए, ढोले पाटिल में दे दिए। तो इसको भी ट्रांसफर बोला गया है। जो मार्केट वैल्यू होगी ना, वो टैक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मेरी इच्छा घर बेचने की नहीं थी, लेकिन मेरे घर के ऊपर से मेट्रो निकल गई, मुझे मजबूरी में अपना घर का लैंड गवर्नमेंट को देना पड़ा। गवर्नमेंट का दो ऑप्शन है, या तो मुझे कैश देगी, या तो मुझे घर बना के देगी। अगर उसने जो कैश दिया है तो वो टैक्सेबल है मेरे लिए। मतलब मान लो कि मेरा एक हाउस है, गवर्नमेंट बोला तुम्हें इस हाउस के हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे, तो मुझे 20 लाख में टैक्स देना पड़ेगा। या तो उसने गवर्नमेंट ने क्या बना के दिया, घर बना के दे दिया, जो घर की जो मार्केट वैल्यू होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको भी क्या माना गया है, ट्रांसफर माना गया है। तो इसमें भी क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, और आपको टैक्स देना पड़ेगा जिसको मिल रहा है। फिर आप लोग के मत बैठना, हमारी तो इच्छा ही नहीं थी बेचने की, वो तो गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीन ली हमसे। तो क्या हुआ, आपकी जगह छोटी थी ना,
गवर्नमेंट ने आपको बहुत बड़ी जगह लेके दी, ठीक है ना, ये प्लान था गवर्नमेंट का। तो घर आपका मान लो 100 स्क्वायर फीट का था, गवर्नमेंट ने आपको 250 स्क्वायर फीट लेके दिया। आपके घर की वैल्यू 10 लाख की थी ना, तो 20 लाख की चीज देगा ना गवर्नमेंट आपको, तभी तो आप घर छोड़ोगे ना, वरना कोई घर छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना, बस यही तो मैंने आपको सिखाने थे। सेल को भी क्या माना गया है, ट्रांसफर माना गया है, वो तो आपको पता ही है। एक्सचेंज को भी क्या माना गया है, ट्रांसफर भी माना गया है। सर एक्सचेंज मीन्स मोबाइल के बदले आटा चावल कुछ भी ले लो यार। किसी को आपने गिफ्ट किया या किसी को किसी को डोनेट किया, डोनेशन किया किसी को, उसको भी ट्रांसफर माना गया है। या आपका घर क्या कर लिया गया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया गया है, किसने किया है, गवर्नमेंट ने, अंडर बाय लॉ। अगर किसी गुंडे ने कब्जा किया है ना, तो नहीं है, गवर्नमेंट का स्कीम होगा तो ही मिलेगा। कोई गुंडा आपका घर कब्जा कर लेता है तो उस पर टैक्स नहीं देना है, उल्टा केस करना है आपको उसके ऊपर कि भाई तूने घर कैसे कब्जा कर लिया मेरा, ठीक है ना। तो इसको बोला गया ट्रांसफर, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं कुछ एमसीक्यू सॉल्व, ठीक है, पढ़ा के बहुत हो गया मेरा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ प्लीज, 10 मिनट के अंदर 5-6 क्वेश्चन करेंगे, सारे नहीं करेंगे, सिर्फ 5 या 6 करेंगे, ठीक है। कोई भागो मत प्लीज, जो हमने पढ़ा है एक बार उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या सीखा क्लास में आज, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना। तो कोई जाओ मत प्लीज, हाँ, बस 5 क्वेश्चन करूंगा, इजी इजी है, 5 मिनट में हो जाएंगे। सब रेडी हो, पढ़ू मैं? चलो सब लोग जरा सिखा रखो, सबको मैंने पीडीएफ सेंड किया था ग्रुप पे, वही पीडीएफ है ये, पढ़ता हूं मैं। कैपिटल एसेट इंक्लूड ऑल एसेट एक्सेट, बताओ हम लोग क्या नहीं लेते, स्टॉकिंग ट्रेड, पर्सनल अफेट, बॉन्ड्स और रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कुछ याद आ रहा है? तो ऑप्शन ए। देखो ज्वेलरी आती है, ज्वेलरी आती है कैपिटल एसेट में, पेंटिंग भी आती है, इसलिए ये दोनों तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। उससे क्या पूछा, ऑल आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट, मतलब कौन से कैपिटल एसेट नहीं है, तो स्टॉकिंग ट्रेड, पर्सनल अफेक्ट और स्पेसिफिक बॉन्ड, जिसको हमने आपको बोला था गवर्नमेंट बॉन्ड, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो कैपिटल गेन नहीं माना गया, कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। तो ऑप्शन ए, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया प्लीज कमेंट कर दो यस, मैंने बहुत मेहनत की आपको पढ़ाने में, ये चीज मैं आपको 10 मिनट में समझा सकता था, ठीक है। सब लोग प्लीज आंसर दो अगर समझ में आया है तो, ठीक है, सिर्फ 2 लोग के आंसर आए हैं, ओके थैंक यू। चलो ये मैं आपको कल सिखाऊंगा, आ जाओ, आ जाओ थर्ड वाला, जो मैंने आज पढ़ाया है वही मैं एमसी को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, बाकी कल करेंगे हम लोग। मिस्टर हरीश हैड अ कंप्यूटर फॉर 26 मंथ, उसके पास 26 मंथ से कंप्यूटर था और उसने सोल्ड कर दिया मिस्टर कार्तिक को, इनकरिंग अ कैपिटल लॉस 10,500, जिससे उसे क्या हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। तो उन्होंने पूछा है वो, हाउ शुड द अवर ट्रांजेक्शन बी ट्रीटेड मिस्टर आशीष, मतलब उस ट्रांजेक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या ट्रीट करेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या नो गेन नो लॉस। जिसने मुझे ये आंसर सही दे दिया मैं मान जाऊंगा, बताओ ये क्या है, पहले तो ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है, ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है, अगर कैपिटल एसेट है तो यस बोलो, वरना नो, ठीक है। राजकुमार का आंसर आया है, ओके वेरी गुड, 1 नंबर यार, दिल जीत लिया मेरा। कंप्यूटर हम लोग पर्सनल यूज करते हैं ना, और पर्सनल यूज को बेचोगे, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, ना टैक्स होगा, कोई भी टैक्स नहीं होगा, तो क्या होगा, नो लॉस नो गेन। समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए अच्छे से, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, पर्सनल है ना, और पर्सनल की चीज कोई बेचोगे तो कोई भी टैक्स नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे गेन हो, अगर यहाँ पे गेन भी होता तो भी टैक्स नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बताओ, होल्डिंग पीरियड ऑफ डेट म्यूचुअल फंड यूनिट
और डेट सिक्योरिटी ज्वेलरी और अदर कैपिटल एसेट कंसीडर्ड अ लॉन्ग टर्म एसेट। बताओ ये आपने कहीं पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। जो एसेट कहाँ आते हैं? अदर कैपिटल एसेट में आते हैं, उनका क्या होगा? 36 मंथ। लिखा ना, ज्वेलरी, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड कहाँ आएंगे? अदर एसेट में आएंगे, तो उनके लिए क्या है? मोर देन 36 मंथ। मतलब उनका क्या है? 36 मंथ है लास्ट। अगर 36 मंथ से कम में बेचा तो शॉर्ट टर्म में, 36 मंथ ज्यादा तो लॉन्ग टर्म में। आ जाओ इधर। इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ याद आ रहा है क्या होती है? लैंड और बिल्डिंग। बताओ, लैंड और बिल्डिंग बेचने के लिए कितना पीरियड चाहिए मिनिमम? लैंड और बिल्डिंग बेचने के लिए कम से कम 24 मंथ। याद है? 2 साल। मैं निकाल लेता हूं पेपर वाला, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, बी पार्ट, अनलिस्टेड सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या होती है? लैंड और बिल्डिंग। इनके लिए कितना मंथ है? 24 मंथ। अगर 24 मंथ कम में बेचा तो शॉर्ट टर्म में, आफ्टर बेचा तो लॉन्ग टर्म है। तो मिनिमम टाइम कितना है इसका? मिनिमम टाइम है 24 मंथ। इसका मिनिमम टाइम कितना है? 12 मंथ। बाकी सबका कितना मिनिमम टाइम? 36 मंथ। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा इमोबिलिटी का कितना टाइम होता है? तो 24 मंथ। ठीक है। अब उन्होंने पूछा लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना होता है? 12 मंथ। देखो, लिस्टेड इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड कितना होता है? 12 मंथ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? आप लोग बाद में रिवाइज कर सकते हो ना। ओके ठीक है, थैंक यू। आ जाओ। अब क्या लिखा है? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। अनलिस्टेड कहां पे आता है? 24 मंथ में आता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। 7 भी हो गया। ये हम कल पढ़ाएंगे, छोड़ो अभी, ये भी कल पढ़ाएंगे। चलो, बाकी सब कल आएंगे, अब कुछ नहीं बचा। चलो ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, आज ही सब डाल दूंगा लेक्चर जितने भी हैं।